Welcome back once again. In this last video, we'll see major commercial crops. In the first phase of colonial rule, opium and indigo were the main commercial crops. कॉलोनियल रूल के शुरुआती दौर में ओपियम, जो हमने ग्लोसरी में डिस्कस किया, अफीन, एक हाईली रेडिश ब्राउन कलर का हाईली सेंटेड एडिक्टिव ड्रग जो ओपियम पॉपी में से, ज्यूस में से बनाया जाता है, वो, और इंडिगो, इंडिगो माने डार्क ब्लू कलर की डाई, वो मेन कॉमर्शियल क्रॉप्स थे. From mid 19th century, however, the demand for new commercial crop increased. नए commercial crops की डिमांड इंक्रीज होने लगी 19th सेंचुरी की मध्य भाग से, जैसे कि जूट, कॉटन एंड रबर फ्रॉम इंडिया वेर नीडेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा था उसमें से जूट, कॉटन एंड रबर जो इंडिया का था उसकी रिक्वायरमेंट होने लगी. जूट माने शण, जो हम सैक जिसमें से बनता है, राइट, वो. In the 19th century, jute became an important raw material in European factories. 19th century की शुरुआत में जूट जो था वो यूरोपियन फैक्ट्रीज में एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल के तौर पे उभर आया. नेक्स्ट देखेंगे कल्टीवेशन ऑफ ओपियम. ओपियम माने अफीम की खेती जो थी वो कैसे होती थी वो हम देखेंगे. ओपियम वॉज कल्टिवेटेड इन वेस्टर्न इंडिया एंड एक्सपोर्टेड टू चाइना इन एक्सचेंज फॉर चाइनीज टी. ओपियम जो इंडिया में कल्टीवेट होता था, अफीम एक तरह का चरस गांजा के रेंज में आने वाला एक प्लांट, वो वेस्टर्न इंडिया में कल्टीवेट होता था और चाइना में एक्सपोर्ट होता था उन दिनों, और बदले में हमें चाइनीज टी मिलती थी. द ब्रिटिश बॉट टी फ्रॉम चाइना एंड हैड टू पे फॉर इट इन सिल्वर बिकॉज द चाइनीज डिड नॉट वांट वेस्टर्न गुड्स. तब भी चाइना देखो, उनकी समझदारी देखो. हमारी इंडिया ने सफर ही इसलिए किया है, सहन ही इसलिए किया है कि समझदारी कहीं पे यूज नहीं की. चाइना तब कुछ भी वेस्टर्न गुड्स नहीं चाहता था, इसीलिए ब्रिटिशर्स को चाइनीज टी के बदले में कुछ पैसे सिल्वर में देने पड़ते थे, राइट. Soon they came up with a very corrupt plan of producing opium in India and smuggling it into China. इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि पहले चाय जो लेते थे इंडिया, ब्रिटिशर्स चाइना की, तो उसमें ब्रिटिशर्स को सिल्वर पे करना पड़ता था, चांदी देना पड़ता था. तो इसीलिए अंग्रेजों ने जल्द ही एक करप्ट प्लान बनाया, भ्रष्ट प्लान बनाया कि ओपियम उगाया जाए इंडिया में और उसमें उसको चाइना में स्मगल किया जाए. स्मगलिंग माने इलीगल सेल. द ब्रिटिश टुक अप दिस कंप्लीटली इलीगल ट्रेड एज इट फाइनेंस देयर टी ट्रेड. क्योंकि टी चाहिए थी चाइना की, और ये अगर ओपियम स्मगल करेंगे तो उसका जो पैसा आएगा वो टी ट्रेड में लगाएंगे. आप देख रहे हो ये फोटो ओपियम का, अफीम जो है, ओपियम फील्ड, राइट. नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो. इंडिगो का कैसे कल्टीवेशन होता था? इट वॉज अ मेजर आइटम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फ्रॉम द 16th to late 19th सेंचुरी. 16वीं सदी से 19वीं सदी तक इंडिगो जो था वो इंटरनेशनल ट्रेड का एक मेजर आइटम था, सबसे ज्यादा बिकता था. इट वॉज यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स टू डाई क्लॉथ. क्लॉथ डाई करने के लिए, क्लॉथ पे कलर करने के लिए क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो इंडिगो का यूज करते थे. Indian indigo was in great demand in Britain and other European countries due to increase in cotton production after the Industrial Revolution. सफेद क्रांति जब हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब कॉटन प्रोडक्शन इतना बढ़ गया तो उसकी वजह से कॉटन में कलर करने के लिए इंडिगो की डिमांड भी बढ़ गई और उस वजह से इंडियन इंडिगो बहुत ही डिमांड में थी. Another reason was the abandonment
of indigo production in the Caribbean island in the 18th century after the African slaves who worked on the indigo plantations revolted in 1791. एक और रीज़न था कि इंडिगो में इंडिया में इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो काफ़ी डिमांड में था। क्यों? क्योंकि कैरेबियन आइलैंड में पहले होता था 18th सेंचुरी में, राइट। वो प्रोडक्शन जो था वो बंद हो गया क्योंकि उस प्रोडक्शन में जो अफ्रीकन स्लेव्स थे, राइट, इंडिगो प्लांटेशन में जो वर्क कर रहे थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था, बड़े पैमाने पे विरोध किया था 1791 में, इसलिए वहाँ का इंडिगो प्रोडक्शन बंद हो गया। द ब्रिटिश दस टर्न टू इंडिया, इसलिए ब्रिटिश इंडिया में आकर इंडिगो उगाने लगे। क्लियर? Indigo could be produced in Bengal in large quantities because of the ample availability of cheap labor. बंगाल में सस्ते में मजदूर मिल रहे थे, इसीलिए बंगाल में इंडिगो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस हो रहा था। Besides, the quality of Bengal indigo was excellent. उसके अलावा भी देखा जाए तो बंगाल के इंडिगो की क्वालिटी एक्सेलेंट थी, बहुत ही उम्दा प्रकार की उसकी क्वालिटी थी। So the company began to look for ways to bring large areas in Bengal under indigo cultivation. इसीलिए कंपनी ने स्टार्ट कर दिया कि भाई बंगाल में बड़े पैमाने पे इंडिगो का कल्टीवेशन हो। There were two main systems of indigo cultivation in India, that is Nij system and Rayoti system. इंडिगो कल्टीवेशन के लिए भी इंडिया में दो सिस्टम थी, नीज सिस्टम और रियोती सिस्टम, राइट। नीज का मतलब होता है खुद का। यहाँ पे एक पेंटिंग आप देख रहे हो, वो बंगाल की इंडिगो फैक्ट्री का है। 19th सेंचुरी में इंडिगो कुछ यूं बनाया जाता था, राइट। ये इंडिगो के कुछ टैंक्स है, वहाँ पे उसको भिगो के कुछ किया जाता था। क्लियर? नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर। ये जो नीज एंड रियोती सिस्टम जो है वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। नीज सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो ऑन लैंड्स दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल, ईदर दे बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम द अदर्स। नीज में खुद का, नीज का मतलब होता है खुद का, जैसे आप वर्ड्स यूज करते हो नीज मंदिर, नीज मंदिर माने खुद का मंदिर, राइट। तो नीज सिस्टम का मतलब ये है कि प्लांटर्स इंडिगो उस जमीन पे उगाएंगे जो उसकी खुद की है, या तो उन्होंने परचेस करके रखी है या तो उन्होंने दूसरों से रेंट पे ली, दैट इज नीज सिस्टम। यहाँ पे रियोती सिस्टम का अगर देखा जाए तो सिंस द प्लांटर्स फेल्ड विद द नीज सिस्टम दे इंट्रोड्यूस द रियोती सिस्टम इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट was signed between the riots and planters. नीज सिस्टम में जो फेल हुआ उसने रियोती सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और रियोती सिस्टम में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था रियोट्स एंड प्लांटर्स के बीच में। प्लांटर्स माने इन्वेस्ट करने वाले। नीज में हायर्ड लेबर्स वेर अपॉइंटेड टू प्रोड्यूस द इंडिगो, इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए लेबर्स हायर किए जाते थे। यहाँ पे द रियोट्स वेर गिवन लोन एंड फोर्स टू ग्रो ओनली इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर देयर होल्डिंग। प्लांटर्स ने फार्मर्स के साथ, रियोट्स के साथ एक एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के तहत उन्होंने अपनी 25% जमीन पे तो इंडिगो ही उगाना है, राइट, ये एग्रीमेंट था। लेटर the peasants were informed that loans could be repaid only by supplying indigo to the planters at fixed low rates. लोन आप कब रिपे कर सकोगे? तभी जब आप इंडिगो जो है वो प्लांटर्स को फिक्स्ड लो रेट्स में जब देंगे तभी आप लोन रिपे कर पाओगे। ऐसी घिनौनी कंडीशंस वो रखते थे और तबाह करते जाते थे। प्रॉब्लम्स क्या है देखते हैं। Indigo could be cultivated only on fertile lands which were densely populated. Indigo किस जगह में उगते हैं? Fertile lands में, और fertile lands densely populated थे। When the British tried to evict
द टेनेंट्स फ्रॉम दिस एरियाज दे फेस्ड कन्फ्लिक्ट। जब वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से ब्रिटिश ने टेनेंट्स को निकालने की कोशिश की तो वो लोग कन्फ्लिक्ट, उनको काफी प्रॉब्लम हुआ। They could neither hire labor nor arrange for plows and bullocks because the peasants were busy on their own field. वो कुछ भी अरेंजमेंट नहीं कर पाए, इंडिगो की खेती करने के लिए प्लाउज एंड बुलॉक्स चाहिए, वो भी अरेंज नहीं कर पाए क्योंकि उस समय चावल की खेती में पीजेंट्स बिजी होते थे अपने फील्ड में, तो वो कैसे कर पाएंगे। अब दोनों तरफ से सैंडविच सिचुएशन। यहाँ पे रियोती सिस्टम के प्रॉब्लम्स देखें तो पीजेंट्स ग्रोइंग इंडिगो ऑन देयर फील्ड्स रिसीव्ड अ वेरी लो प्राइस फॉर इट। काफी कम दाम मिलता था इंडिगो में। They were unable to repay the loan and fell into the clutches of money lenders. लोन लिया हुआ है वो भी पे करने के लिए एबल नहीं थे और मनी लेंडर्स की क्लच में वो फंस गए, चुंगाल में फंस गए। आफ्टर ग्रोइंग इंडिगो द पीजेंट्स कुड नॉट सो द सेम लैंड विथ राइस बिकॉज द इंडिगो एग्जॉस्टेड द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल। एक तो इंडिगो फर्टाइल सॉइल पे उगती थी, दूसरा उसका प्रॉब्लम यह था कि उगने के बाद कुछ और नहीं उगाया जाता था क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंडिगो एब्जॉर्ब कर लेती थी। इफ द पीजेंट्स refused to follow their orders, the planters armed goons called lathials beat up, kidnapped, confined and looted the peasants. जब peasants मना करते थे प्लांटर्स के ऑर्डर्स को मानने का, तब प्लांटर के आर्म्ड गुंडे, गूंस माने गुंडे, हथियार के साथ, उसको लाठियाल्स कहा जाता था, उसके पास लाठी होती थी, वो बीट करते थे, मारते थे, किडनैप करते थे और कन्फाइन करते थे, कैद करके रखते थे और लूट भी लेते थे पीजेंट्स को। The local police magistrates supported the planters' action. लोकल पुलिस तो ब्रिटिश की थी, तो वो प्लांटर्स के एक्शन को सपोर्ट करती थी। अब कब तक सहन किया जाए, तो अंत में उसका जवाब मिला ब्रिटिशर्स को। In 1859, Indigo Revolt or the Blue Rebellion, जब ब्लू रिबेलियन हुआ था, the ryots in Bengal refused to grow indigo and did not pay rent to the planters. Planters को रेंट पे करने का मना कर दिया और इंडिगो उगाने का भी मना कर दिया। कब तक सहन करेंगे भाई, खाने पीने का प्रॉब्लम होने लगा और हम इंडिगो उगाएंगे। They attacked indigo factories and socially boycotted peasants who continued to work. उन्होंने क्या किया, इंडिगो फैक्ट्रीज पे अटैक किया और जो फार्मर्स, जो पीजेंट्स इंडिगो का काम करने के लिए अग्री थे, उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। द जमींदार्स अर्ज द रियोट्स टू रेजिस्ट। जमींदार ने रियोट्स को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप रेजिस्ट करो, आप इनका विरोध करो। विमेन रिवोल्टेड, महिलाओं ने भी विरोध किया। द गवास्थास हु कलेक्टेड रेंट वेर बीटन अप एंड रियोट्स रिफ्यूज टू टेक एडवांसेस टू सो इंडिगो। गोमास्थास जो थे, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे, उनको मारते थे ये लोग, गांव के लोग, और रियोट्स जो थे गांव के लोग, उन लोगों ने एडवांसेस लेने के लिए मना कर दिया, इंडिगो सो करने का भी मना कर दिया, उगाने का भी मना कर दिया। In September 1860, the peasants refused to grow indigo under any pressure. सितंबर 1860 में इंडिगो पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया कि चाहे कितना भी दबाव लाओ, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। बंगाल के नाडिया डिस्ट्रिक्ट के गोविंदपुर से स्टार्ट हुआ। लेड बाय दिगंबर एंड दिसंबर विश्वास, ये दोनों की जोड़ी ने ये लीड किया। इट सून स्प्रेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल। जल्द ही बंगाल के अलग अलग जिलों में ये स्प्रेड हो गया, फैल गया। द पीजेंट्स गोट टुगेदर टू फाइल केसेस अगेंस्ट द प्लांटर्स। पीजेंट्स सब इकट्ठे हुए और प्लांटर्स के ऊपर केस किया। अल्टीमेटली द प्लांटर्स कुड नॉट विथस्टैंड देयर कलेक्टिव माइट एंड बिगेन शटिंग डाउन फैक्ट्रीज। अंत में प्लांटर्स इन सब के सामने खड़े नहीं हो पाए क्योंकि ये इकट्ठा हुई ताकत थी और उन्होंने फैक्ट्रीज शट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। One important aspect of the Indigo revolt in
Bengal was that it enjoyed support of the intellectual class, right? I hope that yes, okay, right? तो important aspect क्या था? बंगाल में इंटेलेक्चुअल क्लास एंड अदर ग्रुप्स एज वेल, उन सब का उनको सपोर्ट मिला, राइट? इन द रूरल एरियाज रिबल्स वेर सपोर्टेड बाय देयर लोकल जमींदार जो कि टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, उनका भी सपोर्ट मिला, क्योंकि उनको पता था ये काफी खतरनाक सिस्टम है कि इंडिगो उगाओ, पैसे लो और फिर पैसे वापिस ना कर पाओ तो जमीन हड़प लेते थे। तो वहां पे सबका सपोर्ट मिलने लगा इन द अर्बन एरियाज। तो रूरल में जमींदार का सपोर्ट मिला, अर्बन एरियाज में एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपोर्ट मिला इस मूवमेंट को, राइट? इसलिए सक्सेसफुल हुआ। इन बंगाल द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट द इंडिगो कमीशन टू रिव्यू द करप्ट प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू दिस सिस्टम। इस सिस्टम में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रिव्यू करने के लिए बंगाल की ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि भाई इंडिगो कमीशन अपॉइंट करो, राइट? कि जांच करे, जांच पड़ताल करने के लिए। द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कोर्सिव मेथड्स दे यूज। ये कमीशन ने जांच की और डिसाइड किया कि प्लांटर्स गिल्टी है, उसका ही दोष है, उसकी ही गलती है, और प्लांटर्स ने कोर्सिव हार्श मेथड अपनाने के लिए कमीशन ने प्लांटर्स को क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। Thus the indigo production came to an end in Bengal। इसीलिए बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन समाप्त हुआ। Gradually it moved to बिहार, फिर वो बिहार में चला गया। In चंपारण workers at the indigo plantations revolted in 1867-68। चंपारण में इंडिगो वर्कर्स ने रिवोल्ट किया, विरोध किया। The final blow to indigo cultivation came when a cheaper synthetic dye was invented in the 19th century। इंडिगो कल्टीवेशन में अंत उसका किया हुआ जब उससे भी सस्ती सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो गई 19th सेंचुरी में। और 1917 में महात्मा गांधी took up the cause of the indigo cultivators against the local planters। महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। लोकल प्लांटर्स की स्थिति, परिस्थिति खराब थी, उसकी वजह से उसको सपोर्ट भी किया था। सो विद दिस वी एंड अप विथ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी। उसमें हमने देखा कि अंग्रेजों ने क्या क्या हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को तबाह करने के लिए किया, राइट? और उन्होंने मेजर जो लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किए थे वो भी हमने डिस्कस किए। फर्स्ट था इजारदारी, देन परमानेंट सेटलमेंट, देन महालवारी, देन रियोतवारी। फिर हमने देखा कि मेजर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसमें उन्होंने क्या किया, हमें क्या नुकसान हुआ। और लास्ट में हमने देखा कि मेजर कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या क्या थे, राइट? So here with this we end up our chapter. I hope all of you get the point to point information. If you still have doubt, just text me or call me. I'll solve your doubt, right? So in the next video we'll meet with the workbook answer key explanation. So see you in the next video.